पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक ज्यादातर तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की मसावी नुमाइंदगी के उसूल पर कोई समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का दोहा में पड़ाव, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान लैंडिंग और सीएम पंजाब मरियम नवाज की ब्राजील यात्रा ने अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म कर दिया है। क्या 27वीं आईनी तरमीम को मतलूबा ईंधन मिलने की उम्मीद मान पड़ने जा रही है? कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने ऐलान किया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 14 नवंबर से तहरीक का आगाज करने जा रही है। ये ऐलान उन्होंने एक ऐसे वक्त में किया है कि जब कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला खटाई में पड़ चुका है। क्या TTIP किसी बड़ी मुल्कगीर तहरीक चलाने की सकत रखती है? इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर मुल्की और आलमी खबरों और आपके सवालों पर जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सेठी साहब, इस वक्त मुल्की मंजरनामे पे हस्ब मामूल वही गुफ्तगू है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है और कौन कौन उसको मंजूर करवाने जा रहा है। इसमें पेशरफ्त का इम्कान था कि नेशनल असम्बली सेनेट टेबल हो जाएगी, ये मंजूर भी हो जाएगी फैसल वावडा साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक, लेकिन क्या हुआ कि कोई पेशरफ्त साहब भी यही कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। 21-22 नवंबर के करीब की तारीख तो फैसल वावडा साहब ने दी है, जो अक्टूबर में भी पहले इसकी डेट दे चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि मेरी सालगिरह का केक इसकी मंजूरी के बाद कटेगा, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। और जैसे कि आपने भी निशानदेही की थी कि ये होने जा रहा है। पिछली बार मौलाना फजलुर रहमान रेलेवेंट थे, इस बार वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनका एक विजिट भी शेड्यूल्ड है जिसमें शायद वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मुलाकात कर पाएँ, अभी तक तो नहीं हो पाई। मीनवाइल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने बहुत सी मुलाकातें की इस पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए, वो रवाना हो चुके हैं आज़रबाईजान। वहाँ 5th विक्ट्री डे की सेलिब्रेशंस में वो शिरकत करने जा रहे हैं। 2 रोज़ा उनका विज़िट है। तो इसका मतलब है अभी तो ये मामला तातुल का शिकार हो गए। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हो पाई उसकी वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी है, सुर्ख लकीर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहते हुए ये मामला सामने रखा, वो सुनेंगे। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। अच्छा, जो बातें आपने कल के शो में कही कि क्या वजह हो सकती है इसकी, उसी का अहाता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करें। लेकिन मैं आपका माजी का एक तजिया सामने रखना चाहती हूँ कि जब फील्ड मार्शल ऐवान सदर गए अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने, तो मैंने आपसे पूछा था कि अफ़गानिस्तान के मामले पर उन्होंने एतमाद मिली आसिफ अली जरदारी साहब को, जिसके बाद ऐवान सदर से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। आपने कहा अंदर की खबर यह है कि इसमें कुछ और मामलात पे हुई है बात। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैनाल्स के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मैसेज दिया गया हो या पैगाम पहुँचाया गया, उस पैगाम रसानी के बाद भी इस रेजिस्टेंस की क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो लेटना नहीं चाहती, ना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के आगे, ना किसी और के आगे, क्योंकि उनकी भलाई इसी में है कि वो थोड़ा सा टफ एक्ट करें, बिकॉज़ वो सिंधी नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कार्ड होता है अपने हाथ में रखने का। PTI ने आपको प्रूव करके दिया है KP में जो कर रहे हैं वो। मरियम भी लगी हुई है पंजाब। तो पीपल्स पार्टी क्यों ना बात करे सिंध की। तो इसलिए वो पानी के ऊपर भी इन्होंने पोजीशन ले ली, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा जी। और NSC अवार्ड के ऊपर भी इन्होंने पोजीशन ली हुई है, पीछे नहीं हटने। तो जिस चीज़ के ऊपर वो इत्तेफाक है कि वो तो इशू कोई नहीं है, अच्छा जी आपने कोई तब्दीली करनी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे में या फील्ड मार्शल साहब के, जिसका एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है मगर कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन नहीं है, तो कोई इशू नहीं, हम कर देंगे वो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग।
बाकी जो इश्यूज हैं मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर लेन देन करेंगे। देखिए ये ड्यूअल नेशनैलिटी वाला इशू, दिस इज नो कॉन्सिक्वेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट। राइट, बट उसमें तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए और सिविल सर्विस के लिए स्पेसिफिकली तजवीज़ दी गई है ना, तो उसमें नहीं, नॉट नो ये तो अभी डिस्कशन होनी है इसके ऊपर कि किसके लिए है ये। अच्छा यार, राना सनाउल्लाह ने बताया किसके लिए, सुने। ड्यूअल नेशनैलिटी जो है ना, इसको खत्म किया जाए, ये बहस है। तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये है कि जो हमारी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूअल नेशनल नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब दैट्स जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, और भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। ये आज का इशू नहीं है आयशा, ये काफ़ी अरसे से आपको पता है कि ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर इश्यूज चलते रहते हैं। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ, आप इस वक्त पीटीआई के सबसे ज़्यादा हमायती पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ है सारे ड्यूअल नेशनल हैं। तो ये एक किस्म की धमकी भी हो सकती है ना उनको, एक किस्म का इशारा हो सकता है कि अगर हमने आपको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया बिकॉज आप जिस किस्म की, तो ये बातें वहाँ अंदर हो रही हैं कि ये सब कोई किया जाए। फिर मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से खुद बहुत से लोग ड्यूअल नेशनल्स हैं। अच्छा। तो अभी तो सिर्फ ये है ना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है ना, मगर आप ओहदे तो रख सकते हैं, तो ये भी इशू नहीं है। पर मेरा ख्याल है कि जब ये डिस्कस किया जाएगा तो हो सकता है इसमें कोई इंटरेस्टिंग किस्म का डायमेंशन निकाला जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक टारगेटेड किस्म के लोगों के ऊपर ये होगा, थोड़ा सा टारगेट बड़ा भी हो सकता है इसमें। तो ये आई कांट से कि कहाँ जाएगी ये बात, मगर पीपल्स पार्टी को इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, इस पे नहीं है, लेकिन इस पे नहीं है। हाँ। तो मुस्लिम लीग का हो सकता है, और लोगों का हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है, मिलिट्री का हो सकता है, मगर पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो अब आइए आप बाकी जो इश्यूज़ हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी क्या करे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल, ये बिलावल तो यही कह रहे हैं ना कि जी सवाए उसके और बाकी चीज़ों के ऊपर तो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबका इत्तेफाक है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। वाई? वो इसलिए बिकॉज जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हुकूमतों को और इस्टेब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को इन पावर और आउट ऑफ पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे आते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक, जजमेंट्स इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट सर्टन लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है। तो आई थिंक दैट उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रपोजल है कि जो अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लिया जाए, आई थिंक ये पास हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें ये एक जो लकूना सब देख रहे हैं वो ये कि ब्यूरोक्रेसी की तर्ज पे फिर तबादले हुआ करेंगे, जजेस के जो नहीं पसंद आया उसको कहीं भी उठा के फेंक दिया, ठीक, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। तो ये बताएं, आप हमेशा ये कहते रहे कि अदलिया को सियासत ज़दा नहीं होना चाहिए, ये जो दो इकदामात हैं इससे गैर सियासी हो जाएगी? कोई गैर सियासी नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी फैसले करे, जिस चीज़ के मर्जी फैसले करे, उसका क्या ताल्लुक है हुकूमत के साथ? ठीक है, कोई ऐसे छोटे मोटे इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर वो कर देंगे तो वो भी चैलेंज कर देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कि ये फलानी आइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये जजमेंट। सो गवर्नमेंट इज सिटिंग प्रिटी, एस्टैब्लिशमेंट इज सिटिंग प्रिटी। अगर किसी को कोई फ़र्क पड़ता है तो वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है, उनके पावर्स लेके शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो जुडिशल एक्टिविज्म को हम हमेशा के लिए ख़त्म समझें इसके बाद? यार तो कमाल कर रही हो तुम, अभी भी कुछ उम्मीदें रखी हुई हैं तुमने। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज्म इज नॉट जुडिशल, इट इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म। यस, चलें आयशा, खुदा का खौफ करो। तुम ये कह रही हो खुदा के खौफ में ये बात कर रही नहीं, जुडिशल एक्टिविज्म जो थी उसको मकसद ये था ना कि हम इंसाफ देंगे। हाँ। जुडिशल एक्टिविज्म वाज कि हम इस्टेब्लिशमेंट की रिट नहीं मानते, गवर्नमेंट की रिट नहीं मानते, हम तो आज़ाद हैं और आज़ाद इंडिपेंडेंट फैसले देंगे जिससे इंसाफ मिलेगा। वो तो हुआ ही नहीं ना। लॉयर्स मूवमेंट के बाद तो उल्टा हो गया ना सारा कुछ। जजेस ने तो अपना ख्याल किया और किसी का तो ख्याल ही नहीं किया, और मिल गए फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त की और सियासी जमातों के साथ मिल गए जाके। तो दिस इज नथिंग टू डू विद जुडिशल एक्टिविज्म। वो ना थी, 4 दिन के लिए आई, फिर छुट्टी होगी और अब फारग है। हाँ, तो ऐसे इसमें हाथी के दांत खाने के और थे दिखाने के, और इस तरह पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी भी यही डिस्कस हो रही है कि हमने देखा कि गुड कॉप बैड कॉप अगर मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने खेला, तो इधर भी बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के दरमियान कोई ना कोई इख्तलाफात रहते हैं। तो ये जो इस वक्त वो इख्तलाफात ज़रूरी होते हैं कोalition में। अगर इख्तलाफात ना हो तो फिर बात अपनी नहीं मनवाई जा सकती ना, थोड़ी बहुत तो हार्ड लाइन लेनी पड़ती है ना, इश्यूज बनाने पड़ते हैं, फिर आपकी बात सुनी जाती है।
तो आपके ख्याल में इस वक्त रियली पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई डिवाइड हो सकती है इस मामले पे, या ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाए? पीपल्स पार्टी के अंदर कभी भी कोई डिवाइड नहीं हुई. पीपल्स पार्टी इज़ रन बाय आसिफ जरदारी, फुल स्टॉप. पीपल्स पार्टी इज़ मोनोलिथिक. जब मोहतरमा थी तो वो चलाती थी, अब आसिफ जरदारी साहब चलाते हैं. मगर वो बिलावल भुट्टो की ट्रेनिंग हो रही है, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो बिलावल भुट्टो से कोई डिफरेंट बयान दिलवा देते हैं. अच्छा. ताकि लगे ऐसे कि यार हमें भी इतना आसान नहीं है, मुझे भी लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम. गुड कॉप बैड कॉप. मुस्लिम लीग नून के अंदर गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, एक ही कॉप है. अब है, वरना नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर वो भी कोई बयान दें. नहीं, वो नहीं देंगे. वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके अलहदा हो चुके हैं पॉलिटिक्स से. अलहदा नहीं हुए मगर बयानबाजी नहीं करते. ही वांट्स लेट्स मरियम डू पंजाब एंड लेट्स शहबाज शरीफ अब डू इस्लामाबाद. सो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या मौक़िफ़ होगा एनएफसी के मामले पर? वो तो बिल्कुल तैयार है, ऑन बोर्ड है. इसलिए एनएफसी है क्या यार, ये इतना शोर पड़ा है. सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का नहीं फार्मूला. नहीं, ये ऊपर से ये कहा जा रहा है कि सूबों के दरमियान इशू है, सूबे कमज़ोर हो जाएंगे, सूबे को स्ट्रॉन्ग रखना है, फेडरलिज्म का तकाजा है कि फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो ऑटोनमस हों. ये सारी बातें हैं ना. एक्चुअली बात कुछ और है कि वो जो कल जिसकी आपने निशानदेही की थी, तो बात तो वही है ना कि फ़ौज को पैसे चाहिए जी. और पहले पैसे मांगते थे तो नजम सेठी और आशा कहते थे इनको पैसों की क्या जरूरत है. जंग तो है कोई नहीं, सारा तो अमन है. और खुद ये कह रहे हैं अब जियो इकोनॉमिक्स है और जियो पॉलिटिक्स तो है नहीं. मगर जब इंडिया ने ये हरकत की तो उसके बाद तो नजम सेठी और आशा भी ये कहते हैं चुप हो गए. हम चुप हो गए. हम कह रहे यार गलत तो सही है, ठीक है ना. वो तो उधर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे. अगर नजम सेठी और आशा ये कह रहे हैं कि जी पैसे दो इन्होंने, ठीक है जी, इन्होंने हथियार चाहिए देने, नहीं तो वो इंडिया बैठा है और उधर अफगानिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, तो देने पड़ेंगे ना. कोई पाकिस्तानी ना नहीं करेगा इसको, और पीपल्स पार्टी को भी देने पड़ेंगे अपना हिस्सा. अच्छा, उनका ये है कि एनएफसी अवार्ड जो है ना कि इतने % हमें मिलना है, इतने % उसको मिलना है, इतने % उसको मिलना है, इसको मत हिलाएं. अच्छा, इसको दिस इज कास्ट इन स्टोन, ये पक्का है. इशू ये आपको पैसे और चाहिए. अच्छा, तो हमसे बात कर लें, हम अपने हिस्से में से जब हमें मिल जाएगा जो मिलता रहे. किसी साल आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, किसी साल आपको कम चाहिए होंगे. ये क्या कि एकदम ही आपको 10% हम सारे अपने अपने काम करके आपको दे दें. तो ये हो सकता है कि कोई और फार्मूला निकल आए. अच्छा, कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के अंदर फलाना एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोविंसेस जो है अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला, नॉट एनएफसी मगर अकॉर्डिंग टू सम अदर फार्मूला या वेटेड फार्मूला जिसमें पॉपुलेशन भी हो, ग्रोथ भी हो, रेवेन्यूज़ भी हो, टैक्सेस भी हों, सारा कुछ हो, वो मिला जुला के कोई एक फार्मूला बना लिया जाए जिसके तहत कंट्रीब्यूशन होगी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगी फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द आर्मीज बजट. अच्छा, तो वो तो बाय द वे नो वन कैन से नो टू दैट. तो एनएफसी अवार्ड तो रहेगा कि जी इतने % इनका, इतने % इतना, और बाद में फिर देने होंगे तो उनसे ले लेंगे. तो ये प्रपोज है कि तालीम और सेहत और आबादी और वेलफेयर, ये वजारतें विफाक को वापस चली जाएं. अच्छा, ये जो है ना, दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल. ये मेरा ख्याल है ये IMF की तरफ से है कि प्रोविंसेस आर नॉट डूइंग इनफ ऑन एजुकेशन एंड ऑन हेल्थ एंड स्टफ, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वापस फेडरल गवर्नमेंट में चली जाए. क्योंकि वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट जब उनके पास थी तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था इन पे. फेडरल गवर्नमेंट भी खास नहीं घास डालती थी, प्रोविंसेस भी खास नहीं करती तालीम के लिए और ये बाकी इश्यूज़ के लिए नहीं करते. तो अब मेरा ख्याल है ये डोनर्स की तरफ से है कि लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सेंट्रल चीज़ें होनी चाहिए. सिंगल करिकुलम की तरफ जाएगी बात इसकी? नहीं, आई थिंक वो ख़त्म हो गया सिंगल करिकुलम. दैट इज़ वो एंड हो गया सिंगल करिकुलम का. दैट वाज अ डिज़ास्टर. और सुना है आपने उसके बाद सिंगल करिकुलम का कुछ भी नहीं. तो ये तो यही कह रहे हैं कि इससे तो तालीम की क्वालिटी बेहतर हो सकती है अगर विफाक को दे दिया जाए इसका इख्तियार. तो वफाक के पास था तो कितनी बुरी होगी क्वालिटी. तो अब वापस देंगे तो क्या बेहतर हो जाएगी? नो. द आइडिया इज़ कि ये प्रोविंसेस कुछ नहीं कर रहे, कि चलो एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट को तो मॉनिटर करती है IMF, उसको वर्ल्ड बैंक मॉनिटर करता है, उनके फंड्स आते हैं इन इलाकों के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए. और बाय द वे मैं ये आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो अगर आप बारीकी से पढ़ें और IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लेते हैं वो, जो कि बड़े प्यार से तरीके से वो कहते हैं, वो कि डोनर्स जो हैं वो कहते हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी है, और बाकी ब्यूरोक्रेसी सारी करप्ट है.
और वहाँ बड़ी लीकेज होती है। यहाँ कम से कम उतनी लीकेज नहीं होती, काम तो हो जाता है। अच्छा। तो अब तो इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है सिंध के अंदर या केपी के अंदर या बलूचिस्तान में कि वहाँ जो पैसे जाएंगे इन खातों के अंदर वो एक्सपेंड भी होंगे वहाँ के नहीं, या साइफन ऑफ हो जाएंगे। तो आई थिंक इस किस्म का प्रेशर है फ्रॉम डोनर्स कि ये वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास ही आ जाए। अब मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा लेन देन होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इसके ऊपर एतराज़ करेगा। तो पिछली बार रेलेवेंट मौलाना, अब की बार भी वो कह रहे हैं कि अगर इस पे इस तरह इस अंदाज में कार्रवाई की गई तो इससे नुकसान होगा। मौलाना सेंटर स्टेज लेंगे इस बार या बिलावल ही सहरा सजाएंगे अपने सर पे? देखिए, अभी तो ऐसे लग रहा है कि बिलावल ने सेंटर स्टेज ली हुई है। मौलाना कह रहे हैं कि वो 35 चीज़ें हमने निकाल दी थी, नुक्ते निकाल दिए थे, क्योंकि तब मौलाना की ज़रूरत थी। तो अब अगर फिर वापस डाले तो फिर हम एतराज़ करेंगे। अब देखते चले क्या होता है। अभी तो ये 35-37 तो बात ही नहीं हो रही है, हम ही अपने 35 बात कर रहे हैं। किसी ने वो उन चीज़ों की तो बात ही नहीं की। इस वक्त तो 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं जी। उसमें से मेरा ख्याल है कि 2-3 पास हो जाएंगी, 2-3 रह जाएंगी। जो पास हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये पास हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अच्छा, ये हो जाएगा। ओके। बाकी ये कि जी कोई रास्ता निकालेंगे टू गेट द एक्स्ट्रा 10% जो फौज को चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी क्या है, बाकी डुअल नेशनैलिटी, लोकल गवर्नमेंट, इसके ऊपर कुछ लेन देन हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, लोकल गवर्नमेंट तो कब से अदालतों के ऑर्डर्स हैं। हाँ बिल्कुल, अदालतों ने ही करवाए इलेक्शंस, या परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको तो कोई नहीं, ये प्रोविंसेस नहीं करते ना। तो ये वही चक्कर है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर्स प्रोविंस को नहीं देना चाहती, प्रोविंस अपने पावर्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, तो मामला फंसा। लेकिन बजट तो मिलता है ना इन जिलों की सतह तक के लिए, लेकिन वो फिर वापस बजट पड़ा रहता है और साल के बाद वो वापस करना पड़ता है। कुछ दे देते हैं, कुछ लेके फिर भी बैठे रहते हैं, छुपा के रखते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर। वो IMF ने कहा कि हमें बताओ तो सही पंजाब के पास कितने अकाउंट्स हैं जहाँ छुपा के रखे हुए पैसे, क्योंकि आपने खर्च तो किए नहीं है, और वहाँ सूद लेते रहते हैं उसके ऊपर। तो देखे ना, ये फिर कुछ पॉइंट्स तो इसमें बाकी रैशनल है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर मदरसास को, लास्ट टाइम जो उनका एतराज़ था कि मदरसास को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ताबे हम नहीं होने देंगे, तो अब की बार ये भी होता देख रहे हैं आप? नहीं, ये इशू नहीं बनेगा। ये इशू नहीं बनेगा, ये इशू नहीं है। ओके, इसमें नहीं आएगा 27वीं आईनी तरमीम में ना ये मामला डिस्कस। नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। क्यों छेड़ेंगे इसको? ठीक, डोंट फॉरगेट, सबसे क्रिटिकल चीज, सबसे क्रिटिकल इज द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी ना हो जी, सेट हो, जो गवर्नमेंट की पोजीशन है उसको अपहोल्ड करे या जो एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन है उसको अपहोल्ड करे। इसीलिए इसको अलग किया गया। अच्छा। और ये जो डिबेट्स चल रही हैं इनके अंदर अंदर ये खत्म हो जाए। लेकिन नज़ीर तो अमरीकी निज़ाम की दी जा रही है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की दी जा रही है कि तो दी जा रही है तो ठीक है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का सिस्टम बहुत फ़र्क है, बट देने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आइडियल मिसाल, हाँ। नहीं, देखिए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, मगर वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा रोल है कि वहाँ कौन बैठता है और कौन नहीं बैठता। जैसे ही कोई जज एक रिटायर, वहाँ बाय द वे सिचुएशन ये है कि यू डोंट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ये नहीं है कि 3 साल के लिए आए हैं, 4 साल के लिए आए, मगर वहाँ मौका मिल जाता है, एक आध बंदा मर जाता है या बीमार होकर रिटायर हो चला जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपॉइंट करता है, और वो हमेशा उस किस्म के जज को अपॉइंट करता है जो कि उसकी सियासी जमात की आइडियोलॉजी के साथ के करीब हो। सो द अमेरिकन एग्जीक्यूटिव हैज़ अ इनपुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाँ, तो इस और उसमें कभी यही होता है कि रिपब्लिकन जजेस जो हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, कंजर्वेटिव एंड डेमोक्रेट्स का, बट एक कभी ऐसे भी हुआ कि डेमोक्रेटिक जजेस जो हैं वो मौका ऐसा बन गया कि वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट था तो उसने अपॉइंट कर दिए, मगर यहाँ ऐसे नहीं है ना। यहाँ तो अब तो उन्होंने सिस्टम ही बना दिया है कि जी जो आएगा जो जाएगा वो जुडिशल कमीशन के जरिए ही सारा कुछ होगा। 27वीं आईनी तरमीम के पसे पर्दा क्या तब्दीलियाँ हैं, मंजरनामा क्या बन सकता है, आपको आइडिया तो हो गया होगा। और कहाँ क्या हो रहा है, मामलात टेबल पर हैं तो किसका एतराज़ क्या है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे।
शो में साथ देने का शुक्रिया। अब एक और अहम मामला जिसके 2 राउंड हो चुके हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुसालहतकारों की मौजूदगी में। जो 2 इससे पहले राउंड्स हुए उनमें बहुत मामूली पेशरफ्त हुई और उसके बाद ये भी इत्तलात थी कि स्पिन बोल्देक जो हमारी सरहद है वहाँ पर कुछ कशीदगी भी हुई है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से एक सवाल भी व्यूअर ने आपसे किया है। चूनिया से सज्जाद क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान अपना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ सिक्योर क्यों नहीं कर लेता ताकि ये टीटीपी वाले वहाँ से या बीएलए वाले वहाँ से एंटर ही ना हो। ये अगर सरहद 2641 किलोमीटर है तो हर 500 मीटर के फासले पे एक छोटी चौकी बनाई जाए जिसके अंदर 2-3 फौजी हों और उनको नाइट विजन स्नाइपर्स इस तरह की चीज़ उनके पास हो और वो तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला वो कवर करें। इस तरह तकरीबन कोई 10-12 हज़ार चौकियाँ बनेंगी और इस बॉर्डर को एक तो फेंस लगा के कवर कर देना चाहिए और दूसरा ये कि वहाँ पे थोड़े फासले पे 3-4 फौजियों की एक चौकी बनी हो और वो इसको क्लोजली मॉनिटर करें और वहाँ से एंट्रेंस होने ही ना दे। और दूसरी बात ये कि ये जो फौज के जवान शहीद होते हैं, हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं, उनको वो हाई एक्स टोयोटा दिया होता है तो वो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों नहीं दी जाती वहाँ पे कि वो इस तरह के जो अटैक्स उनके ऊपर बीएलए या टीटीपी करती है तो उससे वो बचें। अच्छा, वाल उन्होंने हमेशा के लिए मसला ख़त्म करने को कहा। जी। अब आप चाहेंगे कि मैं बात करूं वो वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, वो कह रहे हैं कि मसले का यही हल नज़र आ रहा है तो ये कर लें। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बातें की हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम लोगों को मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर ज़रा परहेज़ करना चाहिए कि 10,000 बना दिए जाएँ पोस्ट्स और 4-4 फौजी उसमें डाल दिए जाएँ और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इधर दे दी जाएँ और ऐसी बातें। ये आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। तो बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर तबसरा ना ही करें तो अच्छा है। हमें क्या पता क्या कंसिडरेशंस हैं इन चीज़ों के पीछे। दे आर बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड टेक प्रिकॉशंस। मगर जो बात असली बात है जो कि आपने रेज़ की है वो ये है कि हम कहते तो रह गए कि ये बॉर्डर है, मगर अफ़गानिस्तान कहता रह गया हम नहीं मानते इसको। तो ये काफ़ी अरसे से ये तजवीज़ चल रही थी कि अगर बॉर्डर ही बनाना था तो फेंस कर देते और ये आपकी वाली है जो बात है रिक्विजिट नंबर जो ज़रूरत थी उस किस्म की वहाँ क्रॉसिंग्स रखते या वहाँ चौकियाँ बना देते और उनको प्रोटेक्शन मिलती एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि ये फिर सील ही हो जाता और इतना आसान ना होता टू क्रॉस इट। तो ये बाय द वे बड़ी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। वो बात ये है कि जिसका ज़िक्र ये जो टॉक्स हो रही हैं उसके अंदर भी आएगा और आता होगा। अभी हाल ही में हमारे एक्स चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और एक्स DG ISI जनरल एहसान उल हक, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, दिल की बातें की हैं और खुल के बात की है। मैं सुन रहा था एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। उनमें से मैं आपको 2 छोटे पॉइंट्स सुन के बताता हूँ एंड आई थिंक दे आर वेल वर्थ कंसिडरिंग। एक तो ये कि ही वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज DG ISI मुशर्रफ साहब के ज़माने में, एंड देन आल्सो ही वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। तो और उससे पहले भी 80s में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में ही सर्व्ड एज अ मेजर बट एज अ मेजर इन चार्ज ऑफ अ कमिटी जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ था एंड सो ऑन। तो वेरी नॉलेजेबल जेंटलमैन एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन। और उन्होंने खुल के आप पहली दफ़ा इस किस्म की बातें की हैं। आई थिंक अच्छा है कि उन्होंने ये बात की है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इशू जो है कब से उनका अपना मौक़िफ़ यही था कि फेंसिंग करके इसको ख़त्म ही कर दिया जाए इस मसले को, एक बात। और कहते हैं कि जब भी ये इशू खड़ा होता था तो कुछ लोग एक बात करते थे, कुछ दूसरी बात करते थे और कुछ लोग यार बड़ा महंगा है, पैसे कहाँ से आएंगे। और जब ये कहते थे यार कोई फीजिबिलिटी तो बनाओ, ये बताओ तो सही कितना है, कैसे है, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कर सकें। बट नोबडी टुक दिस सजेशन सीरियसली एंड आज तक भी बातें होती हैं बट सेक्शंस में शायद हुआ है बट नॉट रियली। तो दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी इनफॉर्मल डिस्कशंस होती थी विद अफ़गान्स
especially Northern Alliance वाले अखवान्स and some Pashtuns also, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करते थे। वो कहते थे कि जी आपको क्या कहते थे, हम तो हमेशा यही कहते हैं यार ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करो ताकि ये मसला ख़त्म हो। तो वो आगे से बेसिकली क्या कहते थे कि ये क्या मसला है आपका ड्यूरेंट लाइन का, आप छोड़ देना इस बात को। ड्यूरेंट लाइन एक बनी तो हुई है ना, अगर ना बनी होती तो बॉर्डर पे ऊपर ये क्रॉसिंग तो ना होती, आपकी तरफ भी पासपोर्ट कंट्रोल, हमारी तरफ भी पासपोर्ट कंट्रोल। या तो ये होता कि आप अपनी तरफ पासपोर्ट कंट्रोल करते, हम ना करते। हम कहते हैं भी हमारी तरफ से तो ये लाइन है ही नहीं, जो आए जो मर्जी आए जो मर्जी जाए। मगर हमने भी तो किए हुए ना ये पासपोर्ट कंट्रोल्स एंड सो ऑन। तो डिफैक्टो हकीकत में तो पहचानते हैं ना हम। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं वो हमारा एक हिस्टोरिकल स्टांस है, हमारी एक नेशनलिज्म है, हमारा एक बयानिया है, तो आपको क्या तकलीफ़ है इसके ऊपर? अच्छा, तो आप छोड़ दें इस बात को, नाइदर है नो देयर। और कभी कभी उनके लोग भी आके यहाँ बातें करते थे, कहते थे वो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, हमें करना पड़ता है इस किस्म की बात। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम और आप लोग क्यों इसको प्रॉब्लम बनाते हैं। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन जो जनरल साहब ने की। अच्छा, अब बात यह है कि आज भी जो बात हो रही है टर्की के अंदर, वो यही है कि जी ये ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करें आप, और वो कहते हैं हम नहीं करते। वो तो इसका ये मतलब है कि नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट हो, करज़ई की गवर्नमेंट हो, गनी की गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट हो या तालिबान की गवर्नमेंट हो, ये कंसीड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यार फॉरगेट इट। डी फैक्टो तो वी नो व्हाट द पोजीशन इज़। तो रियल इशू क्या है? तजारत भी हो रही है, आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। तो रियल इशू क्या है आजकल? रियल इशू इज़ नॉट ड्यूरेंट लाइन। रियल इशू इज़ कि वहाँ से लोग हमारे यहाँ आके अटैक्स कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं सिपेक को, और डिरेल कर रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, और इसमें इंडिया का हाथ है। ये है रियल इशू। अब अगर ये रियल इशू है तो इसके ऊपर फोकस किया जाए रादर देन द ड्यूरेंट लाइन। अच्छा, तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गान इस वक्त तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू स्टॉप द TTP। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद खौफज़दा हैं कि हमारे साथ क्या होगा अगर TTP फ़ारग हो गई तो फिर हमारे ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाए। मगर साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी लेवरेज रखने के लिए पाकिस्तान के साथ, ताकि ये हमें डोमिनेट ना कर सकें, ये हमें ब्लैकमेल ना कर सकें, ये हमें धमकी ना दे सकें, और ये हमें तंग ना करें, तो हमें भी कुछ लेवरेज रखनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि वो लेवरेज जो है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है अब कि इट इज़ क्रिएटिंग रियल प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक आपने अभी जिक्र खुद ही किया आयशा के साथ साथ झड़पें भी हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं। ये बातें फेल हो जाएंगी। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बन भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। मजबूरियाँ हैं दोनों साइड पे। ये उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये वॉल, ये जो जिसे वॉल कह लें आप, ये बनेगी नहीं, और हम अपने आप को महफूज नहीं कर सकेंगे। और पार्टली बाय प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड पार्टली बाय डिग्रेडिंग द TTP। और आपके पास भी तो बड़ी लेवरेज है ना। अभी आपने वो लेवरेज इस्तेमाल नहीं की पूरी तरीके के साथ। आपने तो सिर्फ एक लेवरेज की है कि लोगों को यहाँ से बाहर भी वापस कर दिया, रेफ्यूजीज़ को। और ट्रेड जो है वो आपने रोकी भी है। अच्छा, अब उनको तकलीफ़ तो होगी और हो रही है, और उसके अंदर इंडिया कूद गया। वो अब चाबहार के ज़रिए उनको एक एक्सेस देना चाह रहा है, और अमेरिका ने भी इंडिया को क्या कर लो, और ईरान तैयार बैठा है। हालांकि आप कहते हैं कि ईरान आपके साथ है, तो ये भी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ना। और वही हो रहा है आजकल। बंद है आपके अफ़गान कंटेनर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं कराची में एट्सेट्रा, और इंडिया के साथ जो तजारत होनी थी वो नहीं हो रही अफ़गानिस्तान की। मगर दीज आर लेवरेजेस। तो मेरा ख्याल है कि कोई पैकेज किस्म की बात करनी चाहिए विद अफ़गानिस्तान, और नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को। मगर इसके साथ साथ यू हैव टू कैरी आउट योर ओन काइनेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट TTP। मगर लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए आपने जिस किस्म के आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, बेहतर ये होता कि आप कोई ऐसा सिस्टम करते जिसके साथ लोकल जिरगे जो हैं उनको एम्पावर किया जाता, एंड दे वुड हैव टैकल्ड ये जो घुसपैठी है, कि अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आप वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने साथ लें,
उसके बगैर आप ये नहीं कर सकेंगे, जितने मर्जी आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, बिकॉज द ट्राइब्स आर मिक्स लाइक दिस. लॉयल्टी इज टू ट्राइब्स नॉट टू द स्टेट. ओके, यही तो ट्राइबल सोसाइटी होती है. उनकी पहली लॉयल्टी रियासत की तरफ नहीं होती, उनकी पहली लॉयल्टी टू देयर ट्राइब होती है. और अभी वो सारे इलाके जो हैं, दे आर ऑल ट्राइबल एरियाज. तो आई थिंक थोड़ा सा सीखना चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल कि ट्राइबल अफेयर्स को कैसे हैंडल करते थे, और लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए इन कॉम्बैटिंग द टीटीपी. लोकल्स को या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, इसका मतलब है केपी की लीडरशिप आपके काम आ सकती है. हाँ, मगर वो नहीं है ना, दे आर नॉट विद केपी की लीडरशिप इज नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट. वो तो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है, वो तो और काम खराब कर रहे हैं. तो इन अ वे तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर मसले को हल करना चाहते हैं तो आप केपी के अवाम स्टेक होल्डर हैं उनको लें, अफगानिस्तान के अवाम को लें. ये स्टेक होल्डर्स हैं जो मसला. अफगानिस्तान की अवाम को लेने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को लेने की जरूरत है. अपने लोगों को ऑन बोर्ड लें. मगर अगर इमरान खान चाहता है कि अपने लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की लाइन लें, वो तो नहीं हो सकता ना. तो इसलिए दिस इज अ सेंसिटिव इशू. आई थिंक खान साहब ने थोड़ा सा और काम खराब कर दिया. यही है वो फॉल्ट लाइन. ऐसे में पाकिस्तान के जो वफ्द किया है उनकी जानिब से मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि जो तालिबान दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाई में मुलव्वस है उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए. और मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपने डेलीगेशन को यह हिदायत की है कि जो हकीकी तौर पर हम पूरा कर सकते हैं वही शराइत मान के आया जाए. कुछ भी नहीं पूरा करेंगे वो. तो इसका मतलब है वो डिले कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि रीलोकेट कर रहे हैं वो टीटीपी के टेररिस्ट को. हो सकता है कि थोड़ी बहुत वो इस किस्म की इम्प्रेशन दें कि हम कर रहे हैं, मगर वो करेंगे नहीं. नहीं करेंगे. ठीक है. तो और वो आज नहीं कल फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे. जब मॉनिटरिंग होगी तो हम कहेंगे आप नहीं कर रहे, वो कहेंगे हमने ये किया है, फिर शोर पड़ेगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे. बेस्ट इज़ कि आप फेंसिंग करें, अपनी चौकीज़ करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और साथ साथ आप अपनी लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ लें टू कॉम्बैट इट विद इन योर ओन टेरिटरी. और जो बाहर है वहाँ आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो टारगेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए. अच्छा, ये इट्स अ मल्टीप्रोंग्ड. हाँ, बहुत सी जहतें हैं इस स्ट्रेटजी की जो बुरोकार लाई जा सकती है. यह है बहुत अहम मामला और उन टॉक्स से हैं जो एक अरसे से चल रही हैं, और ज़ाहिर है इसका थर्ड राउंड है. देखते हैं इसका आउटकम. वापस आते हैं ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी ने बहुत सी उम्मीदें पैदा कर दी हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि वो इससे भी बहुत आगे और ऊपर जा सकते हैं. इसी ज़िम्न में एक सवाल एहसन का टोरंटो से. अमेरिका में आपको क्या लग रहा है आगे जेडी वेंस साहब और ममदानी का टकरा होगा, और क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? क्या ये आगे एक दफा फिर इंडियंस अगेंस्ट द वर्ल्ड होने जा रहा है? क्योंकि जेडी वेंस की वाइफ जो है वो इंडियन है. वैसे तो ममदानी की वालदा भी इंडियन है, लेकिन वो ज़्यादा इंक्लूसिव है. तो आप बताएं कि आगे क्या होने जा रहा है न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के? ममदानी को देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, उसकी दो वजूहत हैं. देखिए, एक तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप ज़ाहिर है आपका इशारा ये जेडी वैंस की जब आप बात करते हैं तो यूर थिंकिंग, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जेडी वैंस जो है वो रिपब्लिकन्स का नॉमिनी होगा फॉर द प्रेसिडेंसी अगली इलेक्शन में. तो पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन्स जिसको भी मर्ज़ी खड़ा करें, देयर विल हैव नो चांस ऑफ विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन. ये मैंने अब इसके रीजंस हर प्रोग्राम में आपको मैं कहता हूँ कि अमेरिका इज़ चेंजिंग और रिपब्लिकन्स आर आउट. जिस किस्म की वो पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. डेमोक्रेट्स विल ओनली सक्सीड अगर वो अपनी तब्दीलियाँ करें. मगर ममदानी ने जिस तरीके से हैंडल किया है, ऑलरेडी आप देखें थोड़ी सी स्विंग हो रही है टुवर्ड्स द रिपब्लिकन्स. ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं आगे मिड टर्म में, आप देख लीजिएगा, रिपब्लिकन्स विल बी डिफीटेड एंड मोर डेमोक्रेट्स विल कम इनटू कांग्रेस. तो एक तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि सो जेडी वैंस इज़ नॉट अ थ्रेट, नंबर वन. नंबर टू ममदानी विल नॉट, वो प्रेसिडेंसी के लिए नहीं स्टैंड कर सकते. टेक्निकल रीज़न है वो, ही इज़ नॉट बॉर्न इन अमेरिका. वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसकी कंडीशन ये है, ही हैज़ टू बी बॉर्न इन अमेरिका. ममदानी साहब तो 2018 में ही फॉर्मली वाज अ बिकेम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन. ही वाज नॉट बॉर्न इन अमेरिका. प्रेसिडेंसी फॉर दैट यू नीड टू हैव बीन बॉर्न इन अमेरिका. तो वो टेक्निकली ही विल बी नॉक्ड आउट. बाकी आई थिंक ही विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. और बाय द वे बहुत से चैलेंजेस हैं उनके लिए. लेट्स सी कितनी मैच्योरिटी है. एक अच्छी चीज़ है कि जो
जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है कोमो साहब, वो उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट कर ली, और नॉट ओनली दैट उन्होंने कंसीड किया कि लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू मेक न्यूयॉर्क द ग्रेट सिटी दैट इट इज़। और अगर डेमोक्रेट्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है ममदानी साहब को, तो देन आई थिंक ही हैज़ अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक मिलियनियर्स और बिलियनियर्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, बट मे बी अगर वो अपना थोड़ा सा एजेंडा जो है वो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इतना एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा को थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले विदाउट डाइल्यूटिंग द प्रो पीपल एजेंडा, तो मेरा ख्याल है कि ही हैज़ अ गुड चांस। बट बहुत से चैलेंजेस हैं, हर किस्म की कोशिश की जाएगी उनको फेल करने की। यू डोंट फॉरगेट के मे बी 10-15 ईयर्स अगो एक और कैंडिडेट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो कि इसी किस्म के एजेंडे के साथ आए थे, बट ही वाज डिफीटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट न्यूयॉर्क लॉबी। ममदानी हैज़ बीन हेल्प्ड बिकॉज इतने साल में बहुत कुछ फ़र्क हुआ है। जेन ज़ी और मिलेनियल की जनरेशन एंड द इज़राइल फैक्टर एंड द जेनोसाइड फैक्टर हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू ममदानीज़ राइज। इसने ममदानी साहब ने पहचान लिया है कि इस वक्त पल्स पे क्या चाहिए, एंड ही इज़ एक्सप्लॉइटेड दैट। सो टाइमिंग बहुत अच्छी है इनकी। तो वो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा ममदानी साहब को उनके साथ, और साथ ही वो ऐलान करें अब्राहम अकॉर्ड्स में एक और मुल्क की शमूलियत की, काज़ाकिस्तान। ये किस बात का इशारा है? ये वो सब 5 के 5 को बुलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास। वो आए हुए हैं सारे, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड द अदर्स, तुर्कमेनिस्तान। तो वो उनको ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक तो यही जाहिर है, यही कह रहा है कि वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ करें। इनमें से एक दो ने तो ऑलरेडी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कज़ाकिस्तान के फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। अब वो उसका ये कहना कि जी हम अब्राहम अकॉर्ड्स में जा रहे हैं तो इट्स नो बिग डील, तो और पहले ही से ही वो तो दे आर ऑन बोर्ड, दैट्स नॉट। मगर ट्रंप ने उसको बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की है, जैसे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक और आ गया है, 4 की जगह पे 5 हो गए, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये वहाँ क्या कर रहा है, ये वहाँ गया है बिकॉज रूस और चाइना वहाँ बड़े एम्बेडेड हैं, बोथ पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इनका ताल्लुक हिस्टोरिकली रशिया के साथ रहा है, दे वर वंस पार्ट ऑफ रशिया एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। और अब चाइना ने बहुत से इनरोड्स किए हैं रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का। सीपैक इधर से जा रहा है, ऊपर से एक और रूट वो ले जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट सक्सीड हो गया। रेल तो पहुँच ही गई है फ्रॉम चाइना इनटू ईरान, यूरोप की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से भी एक ईरान की तरफ और एक ऊपर रूस की तरफ से टू यूरोप। सो दे आर मेकिंग दीज। मगर अमेरिका को चाहिए गोल्ड, कॉपर एंड रेयर अर्थ एंड यूरेनियम, और उसकी वजह से अमेरिका भी सोच रहा है कि इनको किसी तरीके से एक डील की जाए जिसमें से हमें माइनिंग राइट्स मिल जाएं, और इनको हमें कन्विंस करें कि आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये डिस्कशंस हो रही हैं वहाँ। एक बात बताने की ज़रूरत है कि अमेरिका के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है ना, बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस होता है बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूरेनियम की ज़रूरत होती है, और कज़ाकिस्तान जो है वो दुनिया की 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ यूरेनियम, कमर्शियल यूरेनियम जो है वो कज़ाकिस्तान सप्लाई करता है, एंड 10% जो है वो बाकी सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वो करते हैं, उज़्बेकिस्तान। तो एक तो ये उसका इंटरेस्ट है कि ये अपनी यूरेनियम सप्लाई जो है इसको सिक्योर किया जाए, इसके साथ साथ कॉपर एंड गोल्ड। सो दैट इज़ पार्टली वन ऑफ द रीजंस वाई ये वहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे जो असली रीज़न है जो कि लॉन्ग टर्म है वो ये है रेयर अर्थ। अमेरिका, बुरी हालत है अमेरिका की, वो इतना खौफज़दा है कि उसकी सारी जो ग्रोथ है जो कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स। वो चाइना ने 1 साल के लिए तो अब ओके कर दिया है, मगर वो किसी वक्त भी खींच सकता है हाथ, और अमेरिका डेस्परेट है कि अल्टरनेटिव सप्लाईज़, इसीलिए वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है प्राइवेट सेक्टर से, और सेंट्रल एशिया में भी करवाएंगे, अपने यहाँ भी वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे। वो रेयर अर्थ तो है मगर प्रोसेसिंग के लिए प्रॉब्लम्स हैं, और एंड इट्स अ वेरी पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट if you use coal and stuff like that. तो इसलिए मेरा ख्याल है ये म्यूचुअल किस्म की इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ जा रहे हैं, प्लस ऑल्सो कि रशिया और चाइना को थोड़ा सा रोका जाए फ्रॉम कम्प्लीटली स्वीपिंग ओवर द रिसोर्सेज एंड ऑफ सेंट्रल एशिया। ऑयल, व्हीट, रेयर अर्थ, यूरेनियम,
एंड सो ऑन। अच्छा सिट साहब, मार्को रूबियो एंड स्टीव विटकॉफ, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बहुत एक्टिव है अब्राहम अकॉर्ड्स के सिलसिले में, और 18 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस वो विजिट कर रहे हैं यूएस का। वो उनके हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी मुस्तरब रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ज्वाइन करे। क्या अनाउंसमेंट आ सकती है? नॉट सूनर। जब तक इसराइल वाला मामला है ना, इस वक्त फंसा हुआ है ना, ये जो फोर्स बनानी है जी, उसकी क्या स्टेबलाइजेशन वो यूएन के जरिए आएगी कि नहीं आएगी। और अब इसहाक डार साहब ने एक ऐसी बात कर दी है जो कि जिसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि ये पहले तो हमें ये बताया जाए कि हमारी हैसियत क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम चले जाते हैं वहाँ और रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और हमसे पैसे ले लिए जाते हैं और सारा गाज़ा को रीबिल्ड हम कर देते हैं और कल को फिर इजराइल जो है वो बम्बार्डमेंट करके वहाँ से फ़लस्तीनियन को निकाल दे, तो फिर क्या होगा? तो हमें कोई गारंटीज तो मिलनी चाहिए कि ये नहीं होगा। तो आई थिंक इसमें अभी इश्यूज़ बनेंगे और मेरा ख्याल है अमेरिका को पता है इस बात का और वो सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा टाइट करना चाहता है कि आप पाकिस्तान और टर्की वगैरह को कंट्रोल में रखें। ये बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। चले, हमें आगे का भी नक्शा मिल गया। आमिर अहमद के सवाल का जवाब भी हो गया। शहरियार अमेरिका से, अमीन एटलांटा से, फरा लाहौर से, मुश्ताक अहमद कराची से, राना नवीद लाहौर से, शहजाद सलीम मलेशिया से के सवालों के लिए ममनून व मशकूर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू। थैंक यू।